हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1857 की क्रांति को पूरा डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पे मैं बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है ट्री 3, उसके बारे में यहाँ पे मैं सारा डिटेल में चर्चा करूँगा। 1857 की क्रांति से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनेगा और इसको पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि टीचर वाला एग्ज़ाम आपसे क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, 1857 की क्रांति से जुड़ी यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा और इसको आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, दिसंबर 1856 की बात है। सरकार ने पुराने लोहों वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। देखिए, 1856 कब? दिसंबर 1856। और ये घटना कब हुआ है? सन 1857 में, अगले साल। तो 1856 जो दिसंबर है उसमें सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि पुराने लोहों वाली जो बंदूक थी यानी कि ब्राउन बेस, उसके स्थान पे एक नया जो है बंदूक लाया जिसका क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। ठीक है, न्यू एनफील्ड राइफल उसका नाम था और इसको प्रयोग करने का निर्णय लिया। अब यहाँ पे समझना है कि इसका जो प्रशिक्षण है डमडम, अंबाला और सयालकोट में दिया जाना था। मतलब ये जो बंदूक है इसका प्रशिक्षण, जो चलाने का प्रशिक्षण होगा वो कहाँ दिया जाना था? डमडम, ठीक है, अंबाला और सयालकोट में। अब इसमें क्या हुआ कि इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। ये जो ब्रिटिश सरकार ने ये एनफील्ड राइफल नाम का एक बंदूक लाया था, ठीक है, जो राइफल लाया था, इसमें क्या चर्चा फैल गई कि इसमें जो है गाय और सूअर का चर्बी मिला हुआ। ये कब फैला? तो याद रखना, जनवरी 1857 में ये अफवाह फैल गया बंगाल सेना में। उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या हुआ कि सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई भी गाय और सूअर का चर्बी नहीं मिला हुआ है। सैनिक के जो अधिकारी थे उन्होंने ये बात स्पष्ट किया। लेकिन क्या हुआ कि किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। अब जो सैनिक थे उनके मन में एक विश्वास हो गया कि ये जो चर्बी वाला कारतूस लाया है ये हम सबका धर्म को क्या कर देगा? भ्रष्ट कर देगा। और उसके बाद क्या होता है कि यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका तत्कालीन कारण क्या था, तो यही जो चर्बी वाला कारतूस था, ठीक है, जिसको लाया गया था, यही इसका तत्कालीन कारण बना, ये जो विद्रोह हुआ उसका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इम्पोर्टेंट घटना, तो समझिए आगे घटना क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 को, याद रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। खासकर ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो थोड़ा डिटेल में आपसे पूछा जाएगा कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जगह का नाम याद रखना है, बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 में जो सैनिक थे उन्होंने कारतूसों का प्रयोग करना कब इनकार कर दिया कि ये हम कारतूसों का, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो 29 मार्च 1857 को कहाँ पे? बैरकपुर में। और वहाँ पे एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या भी कर दी। ठीक है, ये कब का घटना है? 29 मार्च 1857 को। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा जो है 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। तो ये जो मंगल पांडे थे ये किस रेजिमेंट में थे? तो 34वीं NI रेजिमेंट में। और ये जो सैनिकों ने, याद रखना है, जिन्होंने प्रयोग करने से इनकार कर दिया ये चर्बी वाला कारतूस, ये सब 34वीं NI रेजिमेंट के ही, याद रखना है, सैनिक थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इन सैनिकों को क्या किया? अपराधियों को दंड दिया गया, मतलब अपराधी मान के इनको दंड दे दिया गया। उसके बाद क्या घटना होता है तो उसको ध्यान में देखिए और पूरा मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा
ताकि आपको अच्छी तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार अगर वीडियो आप अच्छे से देख लें तो पूरी तरह से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप भूलेंगे नहीं। उसके बाद क्या होता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथ्य महत्वपूर्ण कारण बताया। यानी कि जो एंग्लो इंडियन इतिहासकार थे, ठीक है, कौन? एंग्लो इंडियन इतिहासकार, उन्होंने जो आप कारण बताया, ये जो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था, वो क्या बताया? चर्बी वाले कारतूसों और सैनिक असंतोष को ही उन्होंने क्या बताया? मुख्य और महत्वपूर्ण कारण बताया। लेकिन याद रखना है कि परंतु जो आधुनिक भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। तो क्या था? चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिनसे उन समस्त विस्फोटक पदार्थ में, जो कि राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारण से एकत्रित हुए थे, आग लगा दी। ठीक है, इनका कहना था कि जो आधुनिक भारतीय इतिहासकार थे, उनका कहना था कि ये सिर्फ यही कारण नहीं था, ये जो ज्वाला था ये बहुत पहले से फूट रहा था। उनका कुछ राजनीतिक कारण भी था, कुछ सामाजिक कारण भी था, कुछ धार्मिक कारण और कुछ आर्थिक कारण भी था, और इसी सब कारण के कारण जो है 1857 के क्रांति का ज्वाला फूट गया। ठीक है, उसके बाद ये आग लगा दी और ये जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। ठीक है, दानव का रूप धारण कर लिया। उसके बाद क्या होता है तो देखिए, 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है ये कब हुआ, तो याद रखना है 10 मई को। ठीक है, और कहाँ से? मेरठ से। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम में। उसके बाद है यहाँ की तीसरी केवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। याद रखना है कौन सा? तीसरी केवलरी। और खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। ये जो 10 मई की घटना है, ये याद रखना है 10 मई 1857 की, जो कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे उन्होंने, सैनिकों ने क्या किया? अधिकारियों पे गोली चलाई और जो सैनिक, उनके साथी जो थे सैनिक, वो जो जेल में बंद थे, उनको मुक्त करवा लिया। ठीक है, जेल से मुक्त करवा के और सब लोग कहाँ चल पड़े? दिल्ली चल पड़े। उसके बाद क्या होता है कि जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे। उस टाइम जो थे कौन थे? जनरल हैविट, ब्रिटिश के मैन। परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। देखिए 10 मई को घटना हुआ और दिल्ली जैसे गया तो जस्ट 2 दिन बाद, यानी कि 12 मई, याद रखना 12 मई 1857 को दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। वो सारे लोग 12 मई को कहाँ पहुंच गए? दिल्ली के लाल किला पर, उस पर अधिकार कर लिया। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो याद रखना है कमल और रोटी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम में, कि जो 1857 का क्रांति हुआ उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इसको आप ध्यान से देखिए। मैं दावा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का मैं सारा कवर करवा दूंगा, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, उसके बाद क्या होता है कि बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यानी कि बरेली में जो है, बरेली में जो क्या हुआ कि खान बहादुर ने, किसने? खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का क्या किया? अगुवाई किया। ठीक है, बरेली में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बरेली में किसने अगुवाई किया? तो खान बहादुर ने। उसी तरह याद रखना है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया था। उस समय वायसराय अगर पूछा जाए कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय।
उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा यहाँ ध्यान में देखते हैं, क्योंकि इन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका एग्जाम में पूछा गया। इनका जन्म जो है 19 नवंबर 1835 को कहाँ हुआ, गोलघर में हुआ, जो कि वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, वाराणसी में। इनका पिता का मरणोपरांत क्या होता है, झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। याद रखना है, उनके पिता जब मरने से पहले वो झांसी के एक महाराजा थे, नाम क्या है, गंगाधर राव। उनके दरबार में गए और उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र कितना थी, 13 वर्ष। ठीक है, 13 वर्ष की उम्र थी उस समय। और उसके बाद क्या होता है कि 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह, ठीक है, झांसी के महाराजा जिनसे मिलने गए थे गंगाधर राव से करवा दिया गया, उनके साथ हो गया। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ है, तो गंगाधर राव से। और ये कौन है, झांसी के महाराजा है। उस समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र क्या थी, तो याद रखना है 13 वर्ष थी और 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था। और उनका मूल नाम क्या है, मणिकर्णिका है, ये भी याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि इनका जो मृत्यु है कहाँ हो जाता है, ग्वालियर में हो जाता है गंगाधर राव का। और ग्वालियर में ही ये जो झांसी की रानी है, इनका मृत्यु ग्वालियर में हो जाता है। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई का क्या है, समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा, याद रखना है, राजा गंगाधर राव की क्या थी, विधवा थी। ये कौन थे, अंतिम मराठा थे, कौन, राजा गंगाधर राव। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया, विलय कर लिया। तो यहाँ पे याद रखना है कि डलहौजी जिन्होंने एक नीति लाया था, व्यपगत सिद्धांत का नीति, इसके तहत याद रखना है 1854 में जो झांसी था, ठीक है, लक्ष्मीबाई की जो झांसी थी, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया, क्योंकि उस समय उत्तराधिकारी जो था झांसी की रानी का, जो है लक्ष्मीबाई का, कोई नहीं था। इसी कारण जो है इसको क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश होता है। पूछा जाए झांसी में कब विद्रोह का शुरुआत हुआ, तो जून 1857 में। किसके नेतृत्व में, तो रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि गंगाधर राव का तो मृत्यु हो गया था। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। तो रानी लक्ष्मीबाई, याद रखना है, ये इनकी मृत्यु कब हुआ, लड़ते लड़ते, तो 1858, 17 जून 1858। और किससे लड़ते लड़ते, अधिकारी कौन थे, तो याद रखना है जनरल ह्यूरोज। ठीक है, ये इनसे लड़ते लड़ते इनका मृत्यु हो गया। रानी की मृत्यु पे ह्यूरोज ने एक वाक्य लिखा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि उन्होंने एक वाक्य कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, तो ये झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था ह्यूरोज ने, ये आपको याद रखना है। चलो उसके बाद देखते हैं लखनऊ में क्या हुआ। लखनऊ यानी कि अवध में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, 30 मई 1857 में हुआ। और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे जिनका नाम था बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उनका अल्प विकसित कौन था, एक बेटा था जिसका नाम था बिरजिस कादिर, ठीक है, और उनको बागडोर सौंप दिया। लेकिन उन पूरा जो है याद उनको नवाब घोषित करके पूरा जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, कौन, लखनऊ की बेगम हजरत महल। और अंत में क्या होता है 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। किसकी सहायता से, याद रखना है, गोरखा रेजिमेंट की सहायता से। तो युद्ध में जो गोरखा रेजिमेंट था 1857 की क्रांति में, वो किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था, ये भी याद रखना है। और किसके सहायता से, कैंपबेल, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, कैंपबेल की सहायता से बेगम हजरत महल को याद रखना है, इनसे जो है लखनऊ को छीन लिया गया। उसके बाद कानपुर में क्या होता है, तो कानपुर में याद रखना है 5 जून 1857 को नाना साहब, जिनका दूसरा नाम क्या था, नाना धोंदो पंत, ये भी एग्जाम में पूछा गया, नाना साहब का दूसरा नाम क्या है, धोंदो पंत, उनको पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई।
और उसके बाद क्या होता है कि नाना साहब का एक सेनापति था, यानी कि कमांडर इन चीफ, और क्या नाम था उनका, तो याद रखना तात्या तोपे। तात्या तोपे से नाना साहब को बहुत सहायता मिली, जो कि उनका कमांडर ऑफ इन चीफ था। उसके बाद क्या होता है कि अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। कौन? अजीमुल्ला खां। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है, अजीमुल्ला खां को। तात्या तोपे जो कि वो थे, ठीक है, चीफ जस्टिस थे, सेनापति थे बोल सकते हैं नाना साहब के। 1814 में इनका जन्म हुआ, 1859 में इनका मृत्यु हुआ। इनका नाम क्या था? याद रखना, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तात्या तोपे को। तो तात्या तोपे का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के योओला गांव में हुआ था, और उनका एक विश्वसनीय मित्र कौन था? मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया, जब वे पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। कौन? तात्या तोपे। तात्या तोपे का ये मित्र था, एकदम विश्वासी मित्र था मान सिंह, लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया और उनको जो है पकड़वा दिया। जब तात्या तोपे जंगल में क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़ कर, याद रखना, शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। अगर पूछा जाए तात्या तोपे को फांसी कब दी गई? 1859 को, 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को। उसके बाद अगर बात करें बिहार में क्या हुआ था, 1857 में बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, यानी कि वर्तमान भोजपुर जिले में है, के जगदीशपुर से संबंधित थे। पूछा जाए जगदीशपुर बिहार से किसने नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। और उसके बाद याद रखना, असम की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। ठीक है, किसने? मनीराम दत्त ने। परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। आवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित किया। ठीक है, उसके बाद आते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फैजाबाद में, ठीक है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। और पूछा जाए कि फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनके बारे में याद रखना है कि ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। ये अहमदुल्ला शाह, वह मूलतः कहाँ के थे? तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वो फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। ये जो वाक्य है कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर कर दो, ये किसका है? तो अहमदुल्ला शाह का ये वाक्य है। तो इनको भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में अंग्रेज ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखना है 50,000 का इनाम जो है अंग्रेजों ने किसकी गिरफ्तारी के लिए रखा था? अहमदुल्ला शाह की गिरफ्तारी के लिए। उसके बाद याद रखने का 1857 का जो विद्रोह है उसको मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब जो है 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म बात करें, इनका जन्म जो है 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ और मृत्यु 15 फरवरी 1869, ठीक है, को दिल्ली में हुआ। उसके बाद याद रखना है कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया। अगर पूछा जाए अंग्रेज का सहायता करने वाले सबसे ज़्यादा कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का क्या किया? सबसे ज़्यादा सहायता किया। उसी तरह याद रखना, यूरोपीय इतिहासकार ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालारगंज की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, क्योंकि सिंधिया ने बहुत ही साथ दिया था। और कैनिंग का कथन यदि ये था। और ये भी याद रखना, कैनिंग कौन थे? इनके समय ही 1857 का क्रांति हुआ था। ठीक है, ये वायसराय थे अंग्रेज के, ब्रिटिश के।
इन्होंने कहा कि अगर सिंधिया भी सम्मिलित होता, ठीक है, 1857 की क्रांति में, तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता, मतलब कि मुझे कल ही चला जाना होता भारत से। लेकिन सिंधिया ने क्या किया, साथ दिया किसका, तो ब्रिटिश अधिकारी का। उसके बाद याद रखना है कि 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश का या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। ये बहुत जगह तो फैला था लेकिन पूरे समाज को, वर्गों को अपने साथ ये नहीं रख सका। खास करके ये दक्षिण भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। तो जो दक्षिण भारत है उसमें कुछ ही भागों में फैला और पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के भी कुछ ही हिस्सों में फैला। बात करें ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाहवा, ठीक है, जिंद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, ये सब ने याद रखना है। और साथ ही साथ सरदार जो दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज की सहायता की। इसलिए जो 1857 की क्रांति है वो सफल नहीं हो पाया। तो याद रखना यहाँ पे किसने अंग्रेजों की सहायता की थी, इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो ग्वालियर के सिंधिया के बारे में याद रखना है, इंदौर के होलकर के बारे में, हैदराबाद के निजाम के बारे में याद रखना है और कश्मीर के महाराजा के बारे में याद रखना है कि ये सब ने याद रखना है किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, उसके बाद है गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी, क्या टिप्पणी की, तो याद रखना है टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ये किसने बोला, कैनिंग ने। उसके बाद है 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, या अगर पूछा जाए किस वर्ग ने रुचि नहीं ली, तो शिक्षित वर्ग ने, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारण में से एक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1856 में बना था और 62 तक रहा, 1862 तक। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगर पूछा जाए तो 1857 के क्रांति के समय विद्रोह के समय याद रखना है लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे जिसके समय 1857 की क्रांति हुई, वो याद रखना है कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, और साथ ही साथ पहला वायसराय भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल ये थे, उनके बाद ये वायसराय बनाए गए थे। उसके बाद है न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के द्वारा मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। अगर पूछा जाए कि जो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया, ये किस एक्ट के द्वारा, तो इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के द्वारा, और किसने स्थापना किया, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया। इन्हीं के समय याद रखना है कि सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। अगर पूछा जाए ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये किसके समय पारित हुआ, तो याद रखना है कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय। और कब हुआ, 1856 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। उसके बाद याद रखना है कि 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी, ठीक है, म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 1857 का विद्रोह है, ठीक है, इसको भारत में किस नाम से, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, और ब्रिटेन में किस नाम से, इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। अगर पूछा जाए 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे, तो सर जॉन बेनेट हैरिस थे। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि जिस समय 1857 में की क्रांति हुई, जिस समय 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉट पामस्टन जो थे वो कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। देखिए एक एक क्वेश्चन जितना भी है इंपॉर्टेंट है सारा मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो कि एग्जाम में बनता है। 1857 का जो क्रांति हुआ था तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था कौन था, विस्कॉट
पाम ईस्टर्न, इसको शॉर्ट में पाम ईस्टर्न भी बोलते हैं, तो ये चीज़ याद रखना है। इनका जो कार्यकाल था वो 1855 से 1858, ठीक है, और 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वो अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थशास्त्र के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। किसके बारे में ये कहा जा रहा है? तो जो ब्रिटिश नहीं, ये जो भारतीय राजा थे उनके बारे में ये कहा जा रहा है। इसी कारण के याद रखना है, ये जो आप 1857 की क्रांति है वो असफल रहा, यही सब कारण। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद याद रखना है कि 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को मृत्यु हो गई। तो याद रखना, दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन घायल हुआ था? निकलसन, और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे 3 याद रखना है, हेनरी लॉरेंस और हैवलॉक और कौन? नील, जनरल नील। ये 3 जो थे लखनऊ में 1857 के विद्रोह के समय इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसी तरह याद रखना है, सर जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। तो ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने बताया था? तो ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इन 1857 के विद्रोह को क्या बताया? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया। उसी तरह आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। ये सब याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। लॉरेंस ने क्या कहा और सीले ने कि ये सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स ने क्या कहा? यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। उसी तरह जो वी.डी. सावरकर थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और इसमें विद्रोह का सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो याद रखना है, स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। किसको? 1857 की क्रांति को। तो वी.डी. सावरकर का कौन सा बुक है? याद रखना है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद याद रखना है कि 1857 का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। अगर पूछा जाए कि 1857 में जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ सेन थे, और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? 1857, ठीक है, और ये 1957 में प्रकाशित हुआ था। सरकार के द्वारा ये जो है याद रखना है, ये छपवाया गया था। और इतिहासकार कौन थे? सुरेंद्र नाथ सेन थे। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाग ए बगावत ए हिंद, जो कि 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारण की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहासकार लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार द्वारा सबसे पहले नियुक्त किसे किया गया था? R.C. मजूमदार को। ये जो है 1857 के विद्रोह को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। और उन्होंने बाद में अपनी एक पुस्तक निकाली थी, द सिपॉय मुटिनी और द रिविलियन ऑफ 1857, को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। और मजूमदार इन्होंने ही बताया कि 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने क्या बताया कि ये ना तो आपका प्रथम राष्ट्रीय संग्राम था और ना ही
प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि सरकार से इनकी अनबन हो गई थी, इन्होंने इसलिए ऐसा बताया। और सरकारी कौन था उसके बाद किसने लिखा था, मैंने आपको बताया। उसके बाद सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 लिखा था, और पहले नियुक्त किया गया था RC मजूमदार को। चलो उसके बाद देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है कि जो महारानी थी ब्रिटेन में विक्टोरिया, उन्होंने एक उद्घोषणा किया। कब किया? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पे? इलाहाबाद में। किससे करवाया? तो लॉर्ड कैनिंग से करवाया। उनका दरबार लगाया और लॉर्ड कैनिंग ने उनका उद्घोषणा को पढ़ा। और इसमें क्या उद्घोषणा किया कि जो कंपनी का शासन है उसको समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। भारत पे जो शासन होगा अब वो कौन करेगा? कंपनी ना करके सीधा ब्रिटिश में जो महारानी थी विक्टोरिया वो करेगी। ठीक है, तो ये 1 नवंबर 1858 को घोषणा हुआ। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप ना करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल था। तो ये सब घोषणा किया गया था उस समय। उसके बाद है कि भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। ये सब आश्वासन तो दे दिया लेकिन कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया। उसके बाद क्या होता है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में, याद रखना, मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन यानी कि पील आयोग का गठन किया। तो पूछा जाए अगर पील आयोग का गठन किससे संबंधित है, तो याद रखना है ये भारतीय फौज से संबंधित है, इनके नव गठन से संबंधित है। और ये 1858 में आया था। और किसके अध्यक्षता में आया था? जनरल जोनाथन पील के अध्यक्षता में आया था। इसमें क्या होता है कि जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। इन्होंने विभाजित किया किसके आधार पर? जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर सेना को विभाजित किया। और यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब उसे 65,000 कर दिया। ये जो यूरोप से सैनिक आएंगे वो 65,000 आएंगे। और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर कितना कर दिया? 1,40,000 कर दिया। भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दिया और किसका बढ़ा दिया? यूरोपीय सैनिकों का संख्या बढ़ा दिया, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने ही यह विद्रोह का शुरुआत किया था, इसीलिए इसका संख्या ही घटा दिया। चलिए आगे क्या करता है ये, आगे क्या होता है लास्ट में, बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात कितना कर दिया? 1:2 कर दिया। यानी कि एक अगर भारतीय रहेंगे तो 2 यूरोपीय सैनिक रहेंगे। ठीक है, बंगाल में ये किया। और मद्रास और बॉम्बे में यह अनुपात कितना कर दिया? 1:3 कर दिया। एक अगर भारतीय रहेंगे तो 3 यूरोपीय रहेंगे। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया, क्योंकि मैंने बताया कि जो ब्रिटिश सरकार का सबसे हेल्प किसने किया था 1857 की क्रांति में? ये गोरखा, सिख, पंजाब के जो थे उन्होंने साथ दिया था, इस रेजिमेंट के सिपाहियों ने साथ दिया था, इसलिए सबसे ज़्यादा चयन किया गया 1857 की क्रांति के बाद गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया गया। तो ये था आपका पूरा 1857 की क्रांति का पूरा डिटेल वीडियो। और उसके बाद यहाँ पे 1857 की क्रांति से जुड़ा जितना भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, वो सारा डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आप जल्द से जल्द उसको देख सकें। थैंक यू।